हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि लाइट क्या थी और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या था। अब एक छोटी सी चीज हम लोगों ने जब वहां पे पढ़ी कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो हम लोगों ने कहा कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। अब बात आ गई कि ये कांस्टेंट क्या है। इस कांस्टेंट की चर्चा छिड़ गई, तो अब हम लोग आ गए उस कांस्टेंट पे। तो बात आई क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो वो जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता। नाम याद कर लो, कांस्टेंट क्या होता, साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। तो अब पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो डेफिनेशन जो एक्चुअल है, क्या डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि अगर लाइट रे किसी एक मीडियम से, लाइट क्या कर रही थी, किसी एक मीडियम से दूसरे में जा रही थी, चाहे जैसा हो सिचुएशन, ऐसी वाली हो चाहे ऐसी वाली हो। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्शन क्यों रहा, रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन का जो कॉज है, कारण है, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का चेंज होना। वेलोसिटी ऑफ लाइट का चेंज होना, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज हो रही है तभी रिफ्रैक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। तो तुमसे कोई पूछे कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तो क्या बोलेंगे, change of velocity of light when it travel from one medium to another medium। जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है। तो क्या कह रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से सुनो, कह रहा कि द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट रे फ्रॉम, लाइट रे मूविंग फ्रॉम one medium to another medium is known as refractive index। क्या कहते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रेशियो है किसका, वेलोसिटीज ऑफ लाइट का इन वन मीडियम टू अनदर। इसका मतलब कि अगर हम लोग बात करें कांस्टेंट की, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जो आर आई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्या कह रहा है, वेलोसिटी इन वन मीडियम टू वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, ऑफ लाइट, ऑफ लाइट लिख दो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जिस सिंबल से हम लोग शो करते हैं उसको कहते हैं म्यू। क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। देखो आधा माँ और यू, क्या कहते हैं, म्यू, म्याऊ नहीं, म्यू। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम को हमने शो कर दिया v1 से, इसको शो कर दिया v2 से। कई लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, हमने देखा v1 v2, अरे ये तो v की पावर 1 है ना, एक्सपोनेंट्स हो गए v की पावर 2। कैसी बात करते हो यार, ऐसा कैसे कर लेते हो तुम लोग। तो म्यू क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2। और v1 माने वेलोसिटी, v2 माने भी वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता, मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, और डिवाइड में इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। और अगर ऊपर जो है नीचे वही है तो कट जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा क्या, वन, माने यूनिट्स कट गई। इसका मतलब कि म्यू का कोई यूनिट नहीं होता, तो यूनिट लेस क्वांटिटी है, माने नो यूनिट। तुमसे पूछेगा कहीं ना कहीं घुमा फिरा के, चाहे असर्शन रीजन में चाहे एमसीक्यू में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, माने यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है।
अब इसको शो करने का एक दूसरा तरीका भी है जिसको हम लोग अभी कह रहे हैं कि म्यू किसके बराबर है, v1 अपॉन v2 के। तो इसको हम लोग ध्यान से देखो कैसे लिखते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे कि इसको लिखा 1 म्यू 2। इसको n से भी शो करता है, कहीं कहीं कोई कोई किताब देखोगे n से भी शो करेगा, भावुक मत होना कि अरे यार ये क्या हो गया, तुम म्यू से करो। स्टैंडर्ड नोटेशन म्यू होता है। स्टैंडर्ड नोटेशन, इंटरनेशनल नोटेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है, म्यू है। ठीक, तो 1 म्यू 2, 1 म्यू 2 का मतलब क्या होता है, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, पहले से दूसरे में जा रही, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ये क्या होगा, v1 अपॉन v2। ठीक है, अगर केवल म्यू लिखा है माने किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही होगी, ध्यान रखो ये बात। ठीक है, तो फिर तुमको नोट में कुछ चीजों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर लेना चाहिए कि म्यू ऑफ एयर, अगर आगे कुछ नहीं लिखा तो एयर ही होता, आगे अगर कुछ नहीं लिखा तो एयर होता है, लेकिन पीछे जो लिखा है वो तो लिखना ही पड़ेगा। और अगर आगे भी ए हो जाता तो म्यू इसके हिसाब से क्या होगा, म्यू ए अपॉन म्यू ए, तो कट जाएगा, कितना आएगा 1। इसीलिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता, 1। इससे छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, याद रख लो। इससे छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, माने म्यू लेस देन 1 इज नॉट पॉसिबल। ऐसी सिचुएशन है ही नहीं कि म्यू 1 से छोटा हो जाए। अच्छा, म्यू ऑफ ग्लास, अगर यहाँ जी लिखा है ग्लास माने कांच, तो यहाँ ए 100% लिखा है। ठीक है, म्यू ऑफ ग्लास कितना होता, 3/2। म्यू ऑफ ग्लास कितना होता, 3/2 माने 1.5। म्यू ऑफ वाटर, म्यू ऑफ डब्ल्यू क्या है, वाटर, वाटर का होता 4/3, जिसको हम लोग कहते हैं 1.33। ठीक है, और एक और याद कर लो कि डब्ल्यू म्यू जी माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जो आगे लिखा है रिस्पेक्ट, उसकी रिस्पेक्ट में होगा, होगा किसका, ग्लास का। तो डब्ल्यू म्यू जी, डब्ल्यू म्यू जी माने म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, और म्यू जी का वैल्यू कितना था, 3/2। म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी, 4/3, तो 3 पलट गया ऊपर, तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। तो इसको डायरेक्ट याद रखो कि डब्ल्यू म्यू जी कितना होता, 9/8। ठीक है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का, म्यू ऑफ डायमंड कितना होता, 2.4। ठीक है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डायमंड जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, कठोर सॉलिड है, सबसे खतरनाक डेंसिटी होती इसकी डायमंड की। डायमंड का यूज हम लोग देखो कांच काटने में यूज करते हैं, डायमंड को कांच वाच काट देता है डायमंड सब। ठीक है, बहुत खतरनाक चीज होती है। और डायमंड होता क्या है, कार्बन। अभी जब चैप्टर पढ़ोगे तुम लोग केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो पढ़ोगे कि कार्बन का सबसे खतरनाक एलोट्रॉप माने कि सबसे हाई डेंसिटी वाला एलोट्रॉप कौन है, डायमंड है। डायमंड मतलब सोचो, एक जो कम डेंसिटी रख पाया, एक जो बहुत ज्यादा डेंसिटी रख पाया, दोनों कौन है, कार्बन है, लेकिन एक बना कोयला, एक बना डायमंड। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कोयला बनना है कि डायमंड बनना है, सोच लो। जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतनी डेंसिटी उसकी बढ़ती जाएगी, क्यों, क्योंकि उतने कॉन्सेप्ट भेजे में घुस जाएंगे। और जो कुछ नहीं कर रहा, केवल इधर उधर घूम रहे हैं, लखायरागिरी कर रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं, क्या हो इसको मार दे, कल उसको मार दे, आज ये कस लगे चलो वो कर लें, कुछ नहीं होगा इनका, कुछ नहीं होगा जीवन में, याद कर लो ये बात। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों से बचो, पढ़ने पे ध्यान दो। तो डायमंड का कितना हो गया, 2.4। अब बात आई कि यार एक टर्म और आ गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है, अगर मान लो कि लाइट रे वाटर से ग्लास में जा रही होती तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। लाइट रे वाटर से ऑयल में जा रही होती, लाइट रे ग्लास से वाटर में, ग्लास से ऑयल में जा रही, कहीं भी जा रही होती, लेकिन अगर लाइट रे एयर से, लाइट रे एयर से, ध्यान से सुनो, लाइट रे एयर से किसी मीडियम में जा रही, चाहे जो मीडियम हो, एयर से किसी मीडियम में जा रही, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या बोलेंगे, द रेशियो
of velocities of a light ray when it is moving from एयर, चाहे एयर बोलो चाहे वैक्यूम, दोनों एयर वैक्यूम सेम नहीं होता, लेकिन एयर और वैक्यूम दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता। फ्रॉम एयर एंड वैक्यूम टू एनी मीडियम, किसी मीडियम में चली आ रही हो, हमसे मतलब नहीं है, इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये म्यू से ही शो कर दो, और मान लो म्यू जी लिखा है तो 100% आगे कौन है? ए। अगर म्यू डब्ल्यू लिखा है तो 100% आगे कौन है? ए। म्यू डायमंड लिखा है तो इसका मतलब 100% आगे कौन है? ए। तो ये सब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन अगर लिखा है डब्ल्यू म्यू जी, डब्ल्यू म्यू किसी कोई भी लिक्विड, ग्लास से वाटर में, ग्लास से किसी ऑयल में, तो ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये एब्सोल्यूट जिसमें आगे ए हो, रिस्पेक्ट किसकी हो? एयर की हो। और यहाँ पे रिस्पेक्ट किसी दूसरे मीडियम को, माने दोनों मीडियम में से कोई भी एक मीडियम एयर नहीं है, माने आगे वाला मीडियम एयर होना चाहिए। मेन बात तो ये है। तो ये जो वैल्यूज अभी लिखी गई ना पीछे वाले पेज पे, कौन से पेज पे? ये सब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सब के सब। लेकिन ये वाला देखो, ये वाला कौन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ध्यान दो इस बात पे। हर छोटी सी देखो, लाइट चैप्टर ऐसा चैप्टर है ना, इतनी छोटी छोटी सी बातें इसमें तुमको ध्यान रखनी है, तुम सोच नहीं सकते। हर छोटी छोटी सी बात पे सवाल बनेगा। और ये सारी छोटी छोटी मगर जो मोटी बातें हैं, ये तुम्हें क्लास 12th में इतना फायदा देंगी, तुम सोच नहीं सकते। क्लास 12th में बेहतरीन चैप्टर सबसे बड़ा रे ऑप्टिक्स तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम्हें लाइट चैप्टर क्लास 10th का आता होगा। कई लोग कहते हैं अरे हमको ये नहीं समझ में आ रहा 12th में। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बेसिक बात तो पता नहीं है। कक्षा 10 में तो पढ़े नहीं, जब मास्टर चिल्ला चिल्ला गला फाड़ पढ़ा रहा था तब नेतागिरी कर रहे थे, कहीं पढ़ने पे ध्यान नहीं था। तो इस पे आओ, पढ़ने पे आओ भाई। अब देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ये होगा म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी। व्हाट इज सी? सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। वैक्यूम और एयर भी लिख सकते हैं। और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में हो। तो इसका मतलब हमेशा इसमें आगे एयर होगा, पीछे कोई मीडियम होगा। ठीक है। अब c जो होता है, c क्या होता है पता है? 3 × 10⁸ तो कभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो हम c की जगह क्या रख देंगे? 3 × 10⁸ वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होता? वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। ठीक है। चलो मान लो हमसे एक क्वेश्चन कह दिया कि इफ ए लाइट रे is moving from air to glass, then find out the velocity of light in the glass। ग्लास में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो कितनी होगी? ठीक। तो तुमने पढ़ा कि इफ अ लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम एयर से आ रही कहाँ? ग्लास में। तो क्या पूछना है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तुमने कहा यार हमें तो पता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये ए होगा, यहाँ पे कौन होगा? जी। ए म्यू जी। ए म्यू जी की वैल्यू तो हम लोग को पता है यार कि 3/2 होती। और सी की वैल्यू पता है 3 × 10⁸ होती। नीचे कौन है? वी है। तो 3 से 3 खत्म। 2 गया इधर तो वी गया इधर। वी इक्वल्स टू 2 × 10⁸ मीटर पर
सेकंड। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कोई समस्या नहीं, एकदम आसानी से बढ़िया लगाया क्वेश्चन, तुरंत आ गया आंसर, कोई समस्या होगी ही नहीं, इतने आसान आसान सवाल आएंगे पेपर में। ठीक है, ये क्या था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब मान लो कि एक रिफ्रैक्शन हम लोग देखते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अगर एक ग्लास का पीस है कैसा, रेक्टेंगुलर, ग्लास का एक पीस है कैसा है, देखिए अपने पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शेप, बड़ा बड़ा सा है, लेकिन चलो आओ देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ ये तो क्यूब है, वैसा नहीं बन रहा जैसा चाह रहे थे, कोई बात नहीं, इसको हटाओ, चल भाई टाटा। क्या अपने पास और कोई शेप भी है, नहीं है, छोड़ो, तो हम लोग बना देते हैं हाथ से। मान लो कि एक कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसका हमने केवल सामने वाला सरफेस ऐसे बना दिया। अब हमने कहा कि इसका जो ऊपर वाला मीडियम है वो एयर है, ये किसका है, ग्लास का है, नीचे वाला मीडियम भी क्या है, एयर है। ध्यान से देखो, हमने बनाया यहाँ पे एक नॉर्मल लाइट रे, ऐसे एयर से आई, एयर से आने वाली लाइट रे, एयर कैसा मीडियम है, रेरर मीडियम है, ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, लाइट रे क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, झुक गई देखो ऐसे। तो हमने बोला कि ये आई है, ये कौन सा एंगल है, ये है एंगल आर, ये एंगल है आर। थोड़ा सा दिख कम रहा होगा, इस एंगल को हल्का सा बड़ा बनाते हैं, इससे दिखने में कष्ट ना हो। ये मान लिया ऐसे झुक गई, और ये एंगल कौन है, आर है। अब यहाँ पे दूसरा नॉर्मल बना दिया, क्यों, क्योंकि अब लाइट रे फिर ग्लास से एयर में आ रही, ग्लास से एयर में आ रही, अभी एयर से ग्लास में आ रही थी, तो उसका नॉर्मल ये, इसको बोल दिया n1, इसका नॉर्मल ये, इसको बोल दिया n2। और अब लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही, माने डेंसर से रेरर में आ रही, डेंसर से रेरर में आ रही, तो डेंसर से जब रेरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर ऐसे हट गई। और ये एंगल ऑफ क्या हो गया, इमरजेंस, इसको हमने कहा एंगल ऑफ इमरजेंस। अब बताए कि ई ससुरा कौन एंगल है, तो हमें पता है कि दो लाइन अगर पैरेलल है, अरे यार एक बात बताओ, नॉर्मल 90 डिग्री यहाँ बना रहा, नॉर्मल 90 डिग्री यहाँ भी बना रहा है, इसका मतलब ये दोनों लाइनें कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और पैरेलल रेस को जब कोई तिरछी रे काटती है तो ये वाला एंगल भी क्या होता है, सेम, क्योंकि इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल भी कौन है, आर है। ठीक, ये एंगल भी क्या है, आर है। तो अब हम लोग लगाएंगे इस पे स्नेल्स लॉ। क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ, देखेंगे कि स्नेल लगाने पे क्या हो रहा है। तो इसको ले चलो किनारे, इसको हमने कर दिया इधर, और आ गए इधर, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, पहले मीडियम के लिए क्या होगा, लाइट एयर से जा रही किसमें, ग्लास में, एयर से जा रही किसमें, ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिया, क्या होगा, ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, हमने क्या बोला शुरुआत में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशियो ऑफ साइन आई, साइन आर जो कांस्टेंट था वही म्यू है, तो ए म्यू जी किसके बराबर हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर के। एंड फॉर सेकंड इंटरफेस, ग्लास से जा रही एयर में, ग्लास से जा रही एयर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा। अब इसके लिए इस वाले नॉर्मल के लिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस वाले नॉर्मल के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। केवल आई और आर पे मत जाओ, शक्ल पे जाओ कि जो लाइट आ रही तो वो इंसिडेंट रे है, जो निकल रही वो रिफ्रैक्टेड रे है। तो हमने कह दिया इसको कि ये हो गया साइन, एंगल ऑफ इंसिडेंस का कौन है, आर, और नीचे कौन है, साइन ई। अब अब मामला हो गया, मामला क्या हो गया, मामला ये होगा कि पहला मीडियम कौन है भैया, एयर, दूसरा लास्ट मीडियम भी क्या है, एयर। अगर पहला मीडियम और लास्ट मीडियम सेम होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल ई के बराबर होता है, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। इमरजेंस का मतलब बाहर निकल रही, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसी या बाहर निकल रही,
तो इमरजेंट रे, ये कौन सी रे है? इमरजेंट रे, बाहर निकलने वाली रे। और ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इमरजेंस। तो इफ फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम आर सेम, देन क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ इमरजेंस के। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जी, देयरफॉर जी म्यू ए इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन आई। ठीक है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2 और इस वाले को मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब तुम हमको एक बात बताओ भैया चाचा कि ये ए म्यू जी है साइन आई अपॉन साइन आर, इक्वेशन 1 है। ये जी म्यू है साइन आर अपॉन साइन आई, इक्वेशन 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कराया। उसका एलएचएस क्या था? ए म्यू जी। इसका एलएचएस क्या है? जी म्यू ए। उसका एलएचएस था ए म्यू जी, इसका एलएचएस है जी म्यू ए। उसका आरएचएस है साइन आई अपॉन साइन आर, इसका आरएचएस है साइन आर अपॉन साइन आई। कट गओ, क्या बचो? एक। क्या बचा अपने पास? एक। तो इसका मतलब ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए किसके बराबर होता? 1 के बराबर। इसका मतलब ए म्यू जी किसके बराबर है? 1 अपॉन जी म्यू ए के बराबर है। तो चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, सब क्या है? सेम। इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिल गई क्या? कि अगर खूब सारे मीडियम हो, लाइट एक मीडियम से दूसरे में गई, दूसरे से तीसरे में गई, तीसरे से पहले में गई, तो ये सब किसके बराबर होंगे? 1 के बराबर होंगे। सबका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। समझ में आ गई बात? तो ये है अपना रिफ्रैक्शन, किसकी वजह से? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की वजह से। तो हम लोगों ने कहा कल, मतलब पिछले लेक्चर में, कि जो हमारा स्नेल्स लॉ है साइन अपॉन साइन आर, वो किसी कांस्टेंट के बराबर होता है, और वही कांस्टेंट कौन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में जो डेफिनेशन कहती है वो क्या है? द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मीडियम अलग अलग है तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और दोनों वेलोसिटी है ऊपर नीचे, तो दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, दोनों कैंसिल हो गए, इसीलिए यूनिट लेस क्वांटिटी है कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर तुमसे पूछे क्वेश्चन में कि राइट अ क्वांटिटी विच इज यूनिट लेस, तो तुम्हें यही लिख देना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम के लिए होता है, इसीलिए नोटेशन होता है 1 म्यू 2 और v1 अपॉन v2। और म्यू 2 जो इधर लिखा है वो ऊपर रहेगा, जो आगे लिखा है वो नीचे रहेगा, तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ये कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लिखी है। म्यू ए एयर के लिए कितना होता है? 1। ग्लास के लिए कितना होता है? 3/2। मन में बोलते रहा करो साथ साथ में। ग्लास के लिए कितना होता है? 3/2 माने 1.5। वाटर के लिए होता है 4/3 माने 1.33। डायमंड का सबसे ज्यादा होता कितना? 2.4। 1 से छोटा हो ही नहीं सकता। डब्ल्यू म्यू जी माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो म्यू जी ऊपर लिखो, म्यू डब्ल्यू नीचे लिखो। म्यू जी की वैल्यू 3/2 होती है, म्यू डब्ल्यू की 4/3। सॉल्व कर दिया तो डब्ल्यू म्यू जी डायरेक्ट रट लो, कितना होता है? 9/8। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है जब लाइट एयर या वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में आ रही हो, एयर या वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में आ रही हो, उस समय वेलोसिटी ऑफ लाइट लेंगे तो सी बाई वी बनेगा। और सी क्या होता है? 3 × 10⁸ डिवाइड कर दोगे वी से। एक क्वेश्चन हमने ले लिया, देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया लेकिन सब कुछ दिया। कह रहा कोई वैल्यू दी? नहीं दी। अ लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास। बस जैसे ही ग्लास पता चला तो हमने नोट अभी लिखा था कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 3/2। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालना है क्योंकि एयर से जा रही है इसीलिए ऊपर सी रखोगे, और सी की वैल्यू तुम्हें पता है 3 × 10⁸। तुरंत पट्ट से सॉल्व किया, हेडशॉट मारते हुए आंसर। और अब रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, हमेशा इसमें मीडियम ऊपर नीचे क्या लेना पड़ेगा? सेम। अगर ऊपर लिक्विड लेते तो नीचे भी लिक्विड लेते, मान लो कुछ भी ऐसा। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था, हमने दो नॉर्मल बनाए, एक एयर ग्लास इंटरफेस के लिए, एक ग्लास एयर इंटरफेस के लिए। तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही बना, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर की वजह से। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक। और स्नेल लॉ लगाया, ए म्यू जी बन गया साइन आई अपॉन साइन आर, लेकिन जी म्यू बना साइन आर अपॉन साइन ई। लेकिन
मामला क्या था, मामला ये था कि अगर पहला मीडियम लास्ट मीडियम सेम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ इमरजेंस के, इसीलिए आई किसके बराबर, ई के। अब तुरंत हमने इक्वेशन में ई की जगह आई रख दिया, इक्वेशन बनी 2, दोनों को मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई करा के देखा तो दोनों कितने आ गए 1। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि लाइट चाहे जितने मीडियम से वापस होके अगर सेम मीडियम में आई तो सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 होगा, रट लो। अच्छा एक बात और देखो, ये लाइट रे कैसे जा रही थी, ऐसे। अगर ये ग्लास ना आया होता तो ये लाइट रे कैसे जाती, ऐसी चली जाती, बोलो जाती। और ये जो पैरेलल गैप दिख रहा है इसी गैप को हम लोग कहते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं इसको, लेटरल शिफ्ट कहते हैं। हमेशा डायग्राम ऐसा बनना चाहिए कि इमर्जेंट रे इस आने वाली रे के पैरेलल ही बनी हो, ये नहीं कि कहीं भी चली जा रही। ठीक, क्लियर कट बात। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी यूनिट, उसका कुछ की वैल्यूज, और साथ में रिफ्रैक्शन थ्रू आ रेक्टेंगुलर ग्लास सरफेस। और इसके साथ ही ये लेक्चर हमारा होता है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक हम लोग को इस पे कुछ जो बुक्स अगर तुम्हारे पास हो तो इससे रिलेटेड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो इनको क्या करोगे, सॉल्व करते रहोगे। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।